दोस्तों नमस्कार। यूपी लेखपाल और होम गार्ड के जीएस प्रैक्टिस सेट दूसरे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे भारतीय इतिहास हो गया, भारत का राज्य व्यवस्था हो गया, संविधान हो गया, भूगोल हो गया, और दोस्तों जनरल साइंस जो विज्ञान होता है, विज्ञान होगा, उन सभी के बारे में क्वेश्चन को दोस्तों पूरा डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यह किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो हो जाता है दोस्तों यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम याद रखिएगा। यह क्या करता है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास को बोला जाता है दोस्तों एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट को दोस्तों जारी करता है। बाकी दोस्तों इसके बारे में यूनेस्को क्या होता है, यूनेस्को के बारे में एक अलग से वीडियो बना दिया गया। यूनेस्को में अभी तक कितने शहर को सम्मिलित किया गया भारत में, यूनेस्को में सबसे ज़्यादा किस देश में है यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को ने जिसने घोषित किया है, उन सभी के बारे में अलग से वीडियो बना दिया गया है। बाकी दोस्तों विश्व बैंक के बारे में बात करेंगे, IMF, विश्व बैंक, IMF, यूएनडीपी और विश्व बैंक के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में बात करेंगे। चलिए आइएगा नीचे देखिएगा। पहले बात करते हैं दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट यह किस संस्था द्वारा पारित किया जाता है, तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे यूएनडीपी कहा जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट याद रखिएगा दोस्तों, यह रिपोर्ट 1990 से प्रति वर्ष इसको जारी किया जाता है। 1990 से दोस्तों प्रति वर्ष जारी किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसका स्थापना याद रखिएगा, इसका स्थापना होता है 22 नवंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की जाती है यूएनडीपी की। इसका मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों न्यूयॉर्क शहर में है, और दोस्तों न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। यह क्या करता है दोस्तों, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मानव का विकास का मूल्यांकन करता है। जो गरीबी रेखा से नीचे वाले राज्य होते हैं या फिर शहर होते हैं उनके लिए एक रिपोर्ट जारी करता है। यह हो गया दोस्तों यूएनडीपी का कार्यक्रम। बाकी दोस्तों विश्व बैंक क्या है, IMF क्या है, इन दोनों के बारे में पूर्ण रूप से बात करते हैं। चलिए देखिएगा, विश्व बैंक की स्थापना कब होती है, 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। यह भी दोस्तों क्वेश्चन पूछता है किस सम्मेलन के दौरान होता है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना होता है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, विश्व बैंक का वाशिंगटन DC अमेरिका में है, वाशिंगटन DC अमेरिका में है इसका मुख्यालय, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों इसका मूल नाम पहले शुरू में क्या नाम था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यह दोस्तों प्रारंभिक नाम हुआ करता था इसका, विश्व बैंक का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यह होता है इसका प्रारंभिक नाम, मूल नाम। इसमें टोटल देश कितने शामिल है दोस्तों, टोटल 189 देश शामिल है, याद रखिएगा। यह सदस्यों की संख्या पूछता है कभी कभी, टोटल कितने देश शामिल है, 189 देश। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा, याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अजय बंगा साहब, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है दोस्तों अजय बंगा, याद रखिएगा। ये दोस्तों कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं, 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं अजय बंगा साहब, जिन्होंने दोस्तों 2 जून 2023 को अपना पदभार ग्रहण किया था। 2 जून 2023 से अभी तक दोस्तों अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हुए हैं, याद रखिएगा। ये दोस्तों विश्व बैंक के बारे में इतना डिटेल याद रखिएगा। इसके अलावा विश्व बैंक से क्वेश्चन बहुत ही कम रेयर पूछा जाता है, इसी में से क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है। बाकी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में याद रखिएगा। देखिएगा इसकी स्थापना कब होती है, यह भी दोस्तों 1944 में होता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी भी स्थापना किया जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसमें दोस्तों सदस्यों की बात किया जाए, इसमें भी दोस्तों टोटल सदस्य 189 सदस्य हैं। वर्तमान अध्यक्ष यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्तमान अध्यक्ष है। ये किसके हैं, IMF के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो दोस्तों अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है।
वर्तमान प्रबंध निदेशक भी इन्हीं को बनाया गया है। उन्होंने दोस्तों कब ये पदभार ग्रहण किया था? 1 अक्टूबर 2019 को यह पदभार संभाला था इन्होंने पहली बार। और दूसरी बार पूछे दोस्तों तो अप्रैल 2024 में इन्हें दूसरी बार 5 साल के लिए फिर से अध्यक्ष और महानिदेशक के रूप में चुना गया। ये कहाँ के रहने वाली है दोस्तों? ये बुल्गारियाई अर्थशास्त्री हैं, बुल्गारिया की हैं ये दोस्तों, याद रखिएगा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहाँ की रहने वाली है? बुल्गारिया के अर्थशास्त्री हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इन्होंने लगातार 2 बार इनको अध्यक्ष और महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों IMF और विश्व बैंक UNDP से रिलेटेड इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। और दोस्तों अभी भी इसमें कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूरे ईमानदारी के साथ दोस्तों वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों थोड़ा भी हेल्पफुल लगे आप लोगों को वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और पहला कोई वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वाधिक नहरों का निर्माण की बात किया जाए तो किस शासक ने सबसे ज़्यादा करवाया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज़्यादा नहरों की अगर बात किया जाए तो फिरोज शाह तुगलक। लेकिन दोस्तों पहली बार प्रथम नहर किसने बनवाया था? प्रथम नहर का निर्माण किसने करवाया था? प्रथम नहर का निर्माण की बात किया जाए तो ये करवाया था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। प्रथम नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल के बारे में यहाँ पर देखिएगा। बोला गया है अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था, यह दोस्तों याद रखिएगा। बाकी फिरोज शाह तुगलक को दोस्तों सल्तनतकालीन अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनतकालीन अकबर भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा, सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। यह तीनों फैक्ट दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, तीनों के तीनों एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? सती प्रथा को कब दोस्तों समाप्त किया गया? तो ये हो जाता है दोस्तों 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब किसके द्वारा होता है दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिए दोस्तों, बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसको समाप्त किया जाए। लेकिन दोस्तों भारत में इसका श्रेय किसको जाता है? भारत में इसका श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को इसका श्रेय जाता है। इन्हीं के प्रयासों के द्वारा दोस्तों सती प्रथा को अंत किया गया, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। लेकिन किसके द्वारा दोस्तों समाप्त किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा, 1829 ईस्वी में। यह तीनों दोस्तों फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी इसके बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से लिख दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रारंभ में इसे दोस्तों बंगाल में लागू किया। सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? बंगाल में लागू किया गया था। इस अधिनियम को पारित कराने का श्रेय दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को जाता है, याद रखिएगा। भारत में इसका श्रेय सबसे ज़्यादा इन्हीं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, पृथ्वी की जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, उन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक अक्षांशीय विस्तार है, कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक देशांतरी विस्तार है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप में लोकेशन पूछे दोस्तों तो दक्षिण के एक कोने में, याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण के कोने में याद रखिएगा, दक्षिण के कोने में स्थित है, याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप में स्थित तो है ही, लेकिन दक्षिण के कोने में, याद रखिए, एशिया महाद्वीप के एकदम दक्षिण वाले कोने में स्थित है भारत, याद रखिएगा। बाकी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में अपन नीचे लिख दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी स्थिति क्या है दोस्तों? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक।
और लॉन्गिट्यूड है, देशांतरीय स्थान है, स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यह दोनों विस्तार दोस्तों बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब होता है? तो ये होता है दोस्तों 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन होता है 2004 ईस्वी में। बाकी राष्ट्रीय किसान आयोग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे, किस समिति की सिफारिश पर ये लागू इस आयोग का गठन किया गया था, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आइए देखिएगा। बोला गया राष्ट्रीय किसान आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स NCF, याद रखिएगा NCF का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया। इस आयोग को स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग को दोस्तों स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन थे। इस आयोग को क्यों जाना जाता है दोस्तों स्वामीनाथन आयोग के नाम से? क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? MS स्वामीनाथन। या दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ? तो हो जाएगा दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे लागू किया गया। राष्ट्रीय किसान आयोग से दोस्तों संबंधित इतने प्रश्न याद रखिएगा। ये इनके अध्यक्ष कौन थे, ये किस पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय किसान आयोग लागू हुआ? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। इतने दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा। बाकी इसका डेट याद रखिएगा, 18 नवंबर 2004 को लागू होता है राष्ट्रीय किसान आयोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दोस्तों अगर मस्जिद की बात करें तो ये हो जाएगा इसमें से जमैत खाना मस्जिद। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, जमैत खाना मस्जिद। इसकी स्थिति की बात किया जाए तो कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यह हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली में, और दिल्ली में अगर कहाँ पर देखो बोला जाए दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बनवाया था, तो ये बनाया था दोस्तों निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पास इस मस्जिद को बनवाया गया है। दरगाह के पास इस मस्जिद को बनवाया गया है, याद रखिएगा। जमैत खाना मस्जिद किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दिल्ली में बनवाया था दोस्तों। लोकेशन अगर पूछे तो निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पास इसको बनवाया गया था। यह दोस्तों प्रथम मस्जिद था जो दोस्तों पूरा मुस्लिम धर्म पर आधारित पूर्ण रूप से मस्जिद बनाया गया था। यह प्रथम मस्जिद यही था, जमैत खाना मस्जिद। बाकी दोस्तों ऊसा मस्जिद की बात करें, मोट की मस्जिद बात करें, जामा मस्जिद आप लोगों को पता ही है दिल्ली में है। मोट मस्जिद कहाँ पर है, किसने बनवाया था? ऊसा मस्जिद कहाँ पर है, किसने बनवाया था? इन सभी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आइए चलिए देखिए। बोला गया है अभी दोस्तों क्वेश्चन और भी है, ये तो हमने मेंशन किया कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऊसा मस्जिद देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मस्जिद जमैत खाना मस्जिद लाल पत्थर से बनी तथा यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दिल्ली में स्थित है। यह भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद थी। ऊसा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में। याद रखिए दोस्तों ऊसा मस्जिद कहाँ पर है? भरतपुर में है। और किसने करवाया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने। बाकी मोट की मस्जिद याद रखिएगा दोस्तों, सिकंदर लोदी के काल में उनके प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भुइया ने करवाया था। मोट का मस्जिद याद रखिएगा दोस्तों, सिकंदर लोदी के कार्यकाल में उनके प्रधानमंत्री या फिर उनके वजीर जो थे मियाँ भुइया ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है मोट का मस्जिद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है यह दोस्तों। SSC UPSC और दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो छोटा हो या फिर UPSC लेवल का एग्जाम हो, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। बाकी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर दोस्तों क्या कार्य करता है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत याद रखिएगा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन की बात किया जाए दोस्तों, नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा परमाणु बम।
परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। बाकी उत्प्लावनवाद का सिद्धांत क्या होता है? मान लीजिए आर्किमिडीज ने दिया था उत्प्लावनवाद का सिद्धांत। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। उत्प्लावनवाद का सिद्धांत कहाँ पर लागू होता है? मान लीजिए कोई पानी है दोस्तों, इसमें कोई चीज़ डुबोई जा रही है, तो जितना पानी दोस्तों ये इस बस द्वारा डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, वहाँ से हटाया जाता है, उतना ही बल दोस्तों नीचे से पानी उसके ऊपर भी लगाता है। यही होता है उत्प्लावनवाद का सिद्धांत। बाकी दोस्तों इसको डिटेल में समझना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, शॉर्ट वीडियो 30 से 40 सेकंड का। लेकिन दोस्तों उत्प्लावनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने, याद रखिएगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, ये भी याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन मतलब सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर होता है। नाभिकीय विखंडन याद रखिएगा, परमाणु बम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टोडा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन हमने नीचे मेंशन किया है, जो कि दोस्तों जनजाति से संबंधित प्रश्न है। अगर दोस्तों इसको दोस्तों आप लोग याद कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो ये दोस्तों आपके लेखपाल में और दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी होमगार्ड में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को इजीली यहाँ से फंस सकता है। जैसे दोस्तों टोडा जनजाति पूछे तो ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में पाई जाती है। तो टोडा जनजाति दोस्तों तमिलनाडु में कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर पाया जाता है, याद रखिएगा टोडा जनजाति। बाकी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति गोंड पाई जाती है, याद रखिएगा। और भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला जनजाति कौन सा है? तो भील याद रखिएगा दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी जनजाति आबादी वाला जनजाति है दोस्तों भील। दूसरे नंबर पर दोस्तों गोंड, याद रखिएगा। गोंड दूसरे नंबर पर है, इसको याद रखिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है। चलिए दोस्तों कुछ जनजातियों के बारे में विशेष रूप से जान लेते हैं। यहाँ पर नीचे आइएगा। इतना तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, जितना इसमें हमने मेंशन किया इसने आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग याद कर लीजिए, नोट करके आप लोग इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। जैसे बोला गया है दोस्तों टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाला एक विशिष्ट पशुपालक समुदाय है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में पाई जाती है। इनका दोस्तों मुख्य कार्य क्या है? तो पशुपालक और कृषि इनका मूल कार्य है। इनका जो झोपड़ियाँ बना होता है उसको दोस्तों मुंड कहा जाता है। इनका जो झोपड़ी बना होता है उसको मुंड कहा जाता है। ये दोस्तों पवित्र भैंसों की पूजा अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। और इन जनजातियों में दोस्तों बहुपति विवाह प्रथा भी बहुत प्रचलित है। बहुपति विवाह प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, याद रखिएगा। टोडा जनजाति में बहुपति मतलब 1 से 2 से 3 पतियों के द्वारा सिंगल स्त्री के शादी का प्रथा इसमें दोस्तों बहुत ही प्रचलित है। बाकी दोस्तों जनजाति संबंधित अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर देखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह भील है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह भील है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 में दोस्तों इसको वर्णन किया गया है। जनजाति से संबंधित अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। सबसे अधिक जनजाति आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, इसको भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है अंगामी जनजाति द्वारा। नागालैंड में दोस्तों अंगामी जनजाति द्वारा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। यह दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो अंगामी जनजाति द्वारा। किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में। बाकी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की याद रखिएगा सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति। सरहुल, या दोस्तों याद रखिएगा सरहुल त्यौहार झारखंड राज्य की मुंडा, उरांव और हो जनजाति, यह तीनों जनजाति याद रखिएगा दोस्तों। मुंडा, उरांव और हो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सरहुल त्यौहार। और किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड राज्य में। इतने फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा जितना हमने इस लाइन वाइज इसको मेंशन किया है। अब ये सभी के सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, भारत का कोई एग्जाम हो, इस यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा ही जाता है। स्टैटिक जी के और दोस्तों जनरल साइंस से अगर क्वेश्चन बनेगा तो। बाकी ये बहुपति विवाह दोस्तों किस जनजाति में? टोडा जनजाति है। टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में, तमिलनाडु में। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में दोस्तों। किस जनजाति द्वारा? मुंडा, उरांव और हो जनजाति द्वारा। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों नागालैंड में, अंगामी जनजाति द्वारा।
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों थारू जनजाति। सबसे अधिक जनजाति आबादी वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अनुच्छेद 342 में दोस्तों अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है दोस्तों भील, और दूसरे नंबर पर है दोस्तों गौंड। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है दोस्तों? गौंड, याद रखिएगा। इतना दोस्तों कम से कम आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा डिटेल वाइज सोल्यूशन दिया गया है। बोला गया उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? दोस्तों रिट जारी करने के प्रावधान दो लोगों के पास है, अधिकार दो लोगों के पास है। एक है दोस्तों उच्च न्यायालय, एक है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पास दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत है? तो 226। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 32 याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 को दोस्तों संविधान का आत्मा भी कहा गया है। और ये दोस्तों किसने कहा था? संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, याद रखिएगा। संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अब किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बाकी अनुच्छेद 216 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वर्णन किया गया है, इसको याद रखिएगा। इसके पूर्ण रूप से डिटेल में यहाँ पर रिट के बारे में देखिएगा। बोला गया अनुच्छेद 32 की प्रमुख बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। दोस्तों रिट का मतलब क्या होता है? इसमें न्यायिक संरक्षण दिया जाता है। यदि राज्य या कोई अन्य संस्था आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके द्वारा दोस्तों 5 तरह के रिट जारी करता है। और किस अनुच्छेद के तहत? दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत। 5 तरह के दोस्तों रिट क्या होते हैं? एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है दोस्तों प्रतिषेध, चौथा होता है उत्प्रेषण, पांचवा होता है दोस्तों अधिकार परीक्षा। ये दोस्तों पांचों याद रखेगा। ये पांचों का नाम याद रखेगा दोस्तों। इसके डिटेल में भले मत जानिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है डिटेल में जानना, लेकिन दोस्तों पांचों का नाम दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है दोस्तों प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये दोस्तों पांचों के बारे में एग्जाम में पूछता है, याद रखेगा। ये पांचों रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? अनुच्छेद 32 के तहत। और कौन जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।